हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार और बिजनेस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव। आज मैं आपके साथ पहले कुछ डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। सभी बच्चों को पता है कि बेटा सीबीएसई ने सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया है, जिसकी बहुत सालों से इंतज़ार था बेसब्री से कि कब स्टेट बोर्ड के अंदर तो देखो पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम था, लेकिन सीबीएसई के अंदर एनुअल एग्जाम की स्कीम थी कि पूरे 12 महीने आप पढ़ो और उस 12 महीने में जो भी आपने पढ़ा है उसको एक अटेम्प्ट के अंदर बताओ कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। पूरे साल की परफॉर्मेंस को 3 आवर्स के एक अटेम्प्ट से पहचान लिया जाता था। तो कुछ बच्चे नकल करके या टोटल सिलेबस में से कुछ पार्ट पढ़कर पास हो जाते थे, लेकिन अब हमारे पास 2 टुकड़ों के अंदर सिलेबस आ चुका है, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ पर जो सिलेबस होगा उसका टेस्ट अलग से होगा, यहाँ जो सिलेबस होगा उसका टेस्ट अलग से होगा। फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने के बाद फर्स्ट टर्म की बुक्स को आप रख देंगे, सेकंड टर्म में जो सिलेबस आने वाला है उसकी बुक्स आप उठा लेंगे। अगर टोटल हमारे पास 20 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर आपने यहाँ पढ़ लिए, टेस्ट दे दिया, ये 10 चैप्टर आपको दोबारा अब नहीं पढ़ने हैं। जो नेक्स्ट के 10 चैप्टर बच गए सिर्फ उनको पढ़ना है और उसमें से आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम आ जाएगा। इससे क्या होगा कि 2 बार इवेल्युएशन हो गई बच्चों की, कि 2 बार हमने बच्चों को परख लिया कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म में हमने एग्जाम लिया और बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन चला गया तो बच्चा तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि मेरी कमियां कहाँ रही हैं और सेकंड टर्म में मैं अपने इस लॉस को कैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं ये टर्म के अनुसार जो एग्ज़ाम की स्कीम आई है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी बच्चों के लिए और बर्डन भी कम होगा। आप एग्जाम एंड तक पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करते थे। वो 20-30 चैप्टर आपके कभी ख़त्म होते ही नहीं थे। एक बार रिवाइज कर लिया, फिर से करो, क्योंकि एग्जाम एक बार देना होता था। अब देखो बर्डन कम हो गया, 10 चैप्टर आपने दिए, पेपर दिया, ख़त्म। तो 10 चैप्टर का जो बर्डन था वो तो ख़त्म हो गया ना, आपको सिर्फ बचे हुए 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। एनुअल स्कीम में इन 20 चैप्टर का बार बार रिविजन करना पड़ता था जब तक कि एग्जाम ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर जो बर्डन है वो कम हुआ है और 9 to 12th ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आने वाले टाइम में सर्कुलर्स आएंगे सीबीएसई के, जिसमें कह दिया जाएगा कि 9th से लेकर और 12th तक के जितने बच्चे हैं उनको इस सेमेस्टर स्कीम के अंदर लेकर आया जाए। बोर्ड क्वेश्चन पेपर हमारे पास भेजेगा, हम नहीं बनाएंगे, और उन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे और आपका इवेल्युएशन होगा। तो बेटा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अब समय आ गया है अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाने का, अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाने का। तो कोई भी बच्चा लापरवाही ना करे, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है सीबीएसई की तरफ से तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा अपनी गलती को सुधारने का। इसलिए हम आज ही ये तैयार कर लेते हैं कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है हम उसे बैठकर अच्छे से तैयार करेंगे। और देखो बेटा कहने की बात ये होती है, कई बच्चे कहते हैं समझ नहीं आता। समझ में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है ज़िंदगी में, उसके अलावा कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमें उस चीज़ को समझा नहीं सकती, और उसका नाम है बेटा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम जितनी बार जिस चीज़ को रिपीट करते हैं ना, जितनी बार उतनी ही दफ़ा वो चीज़ हमारे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम उसे भूले से भी नहीं भूलते। हम कोई सॉन्ग गुनगुनाते हैं, कोई पिक्चर का सीन बार बार देखते हैं, कोई पिक्चर बार बार देखते हैं, तो उसके जो डायलॉग्स हैं ना वो रट जाते हैं हमारे, उस गाने की एक एक लाइन हमें याद हो जाती है। हम बिना सुने उस गाने को बिना देखे अपने आप दोहराने लगते हैं, गाने लगते हैं, डायलॉग बोल देते हैं बड़े से बड़ा। तो क्या हुआ कि हम जिस चीज़ को बार बार अभ्यास करते हैं ना वो चीज़ हमें आ ही जाती है, चाहे कितनी से बड़ी टफ से टफ चीज़ क्यों ना हो। एक क्वेश्चन है मैथ्स का और ये
4 पेज का है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है, आपने बार बार इसको किया, देख देख कर किया, देख देख कर किया। आप ये बताओ कि जब 3 से 4 महीने आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस चीज़ को हार कर आना ही पड़ता है हमारे पास। क्योंकि वो चीज़ ये सोचती है कि यार ये बंदा तो बड़ा जिद्दी है, इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना, वो सामने वाली प्रॉब्लम के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उस प्रॉब्लम को सिंपल बनना ही पड़ता है। और अगर हम उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं और प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये तो नहीं आएगा, मन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ हमें नहीं आएगी, बेटा दावा है वो चीज़ कभी नहीं आएगी। क्योंकि सामने आपके कोई चीज़ है, आपके सामने कोई चीज़ है, ठीक है, और आपने उसके बारे में अपने माइंड के अंदर क्या धारणा बना ली कि ये चीज़ मुझे नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ये चीज़ अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये क्या सोचेगी, सामने वाले ने हार मान ली, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसके सामने कमज़ोर पड़ गए, तो ये चीज़ चाहकर भी आपको कभी नहीं आएगी। और आपने अगर ठान लिया कि मुझे इस चीज़ को सीखना है, सीखना है, सीखना है, तो ये इसको हार मानना पड़ेगा। ये सोचेगी कि अरे यार ये बंदा तो बड़ा जिद्दी है, मुझे बख्शेगा नहीं है, मुझे सोल्व करके रहेगा, तो इसको इसकी बात को मानना पड़ेगा और ये चीज़ इसके माइंड में आ ही जाएगी। तो बस बेटा प्रैक्टिस करें, अपने माइंड में किसी भी प्रकार का विचार ना लेकर आए, किसी भी प्रकार से सोचे ना। आपका सिर्फ काम है प्रेजेंट में जो भी काम चल रहा है आप उसको पूरी तल्लीनता के साथ पूरे मन से पढ़ेंगे, वो चीज़ आपके लिए सिंपल बनेगी ही बनेगी, और वही चीज़ लाइफ में आपको काफ़ी आगे ज़्यादा ले जा सकती है। आपका जो एम है ना वो ज़रूर अचीव होगा। आपने कोई भी, चाहे आपने कोई छोटा सा काम भी शुरू किया है ना, छोटा सा, लोग अरबों खरबों रुपये लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं, आपने अगर 5,000 या 50,000 रुपये लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और आप दिन रात उस बिजनेस को दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये छोटा सा बिजनेस ही आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। हम अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसकी हिस्ट्री याद करो, या इसकी हिस्ट्री के बारे में जिसने पढ़ा हो याद करो कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसने किया। जितनी फिल्में बनाता सारी फ्लॉप, कर्जा हो गया था, बिल्कुल एकदम नीलाम हो चुका था ये बंदा, लेकिन इसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज ये व्यक्ति पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सदी का महानायक कहलाता है। सदी का महानायक, 21वीं सदी का महानायक है ये, क्योंकि इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। क्या तकलीफें इसके पास नहीं आई, इसने भी छोटे मोटे रोल से ही अपना बिजनेस शुरू किया था, छोटे मोटे रोल से, ठीक है। जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन सभी जानते हैं, तबला वादक ना, तो और बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान। अगर ये बंदे इस तबले को या इस बांसुरी बजाने को, फ्लूट बजाने को अगर छोटा मोटा काम समझते कि यार इस काम से हमें तरक्की मिलेगी क्या, एक बांसुरी बजाने से कोई व्यक्ति वर्ल्ड फेमस हो सकता है क्या, ठीक है, एक तबला बजाने से कोई वर्ल्ड फेमस हो सकता है क्या। सचिन ने कभी सोचा था कि वो आज जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा है उस क्रिकेट से वो वर्ल्ड लेवल की एक प्रेस्टीजियस स्टेज पर पहुंच सकता है जिसको कि पूरा वर्ल्ड याद करेगा। लेकिन था क्या कि इनके इस काम में कंटिन्यूटी थी। जब ये बंदा फेल हुआ अपनी फिल्मों के अंदर, नीलाम हो गया, सब कुछ इसका बर्बाद हो गया, अगर ये बंदा उस टाइम फिल्मों को छोड़ देता, स्किप कर देता और कहता कि मैं कोई दूसरा काम पकड़ूंगा, तो आज मेरे ख्याल से ये इस नाम का हकदार नहीं होता। सचिन तेंदुलकर 2-4 साल क्रिकेट खेलता और उसके बाद छोड़ देता, कहता मज़ा नहीं आ रहा इसमें और इसमें तरक्की नहीं है, तो आज वो शायद पहचाना नहीं जाता। तो जो भी व्यक्ति जिसने भी आज
पोजीशन हासिल की है ना, वो हासिल की है उनकी कंटिन्यूटी के आधार पर। अगर छोटी सी भी चीज़ हम करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी के साथ करते हैं लगातार, वही चीज़ एक दिन हमें इतना देके जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक पानी की बूंद गिरती है किसी पत्थर के ऊपर, उस छोटी सी बूंद की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर वही पानी की बूंद उस पत्थर पर कई सालों तक गिरती रहती है, कई सालों तक, वो उस पत्थर को बीच में से काट देती है। क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर, निरंतरता के अंदर इतनी ताकत होती है कि जो चीज़ हमें आज टफ लग रही है ना, वही चीज़ हमें इनकम देने लग जाती है, उसी से पैसे आने लग जाते हैं। तो बेटा आपको कोरोना काल के अंदर सिर्फ ध्यान क्या रखना है, किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ना आए। जो भी आपको पढ़ाया जाता है पूरी मेहनत के साथ उसको पढ़ें, पूरे मन से। और देखो, मन से पढ़ोगे ना तो माइंड में आपकी चीज़ें बैठी रहेंगी। और अगर वैसे ही आप सिर्फ टाइम पास करोगे कि भाई चलो इस सब्जेक्ट है दोहरा लेते हैं थोड़ा सा, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, इस तरह से फिर आपको ईयर एंड में दिक्कत आ सकती है। तो बस अपनी कंटिन्यूटी रखें। देखिए बेटा, हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट लोगों के एक ग्रुप के द्वारा बिजनेसेस चलाए जाते हैं, हमने सारे एग्जाम्पल ही पढ़ लिए थे। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल होता है। हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है बेटा? एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट ने एक विभाग बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसको किसी सेपरेट मिनिस्ट्री, भारत सरकार के किसी एक मंत्रालय को दे दिया। उसका जो बागडोर है, उसका जो काम है, वो सारा उस मंत्रालय के अंदर बैठे हुए जो मंत्री हैं, वो मंत्री परिषद जो है वो उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पूरा ध्यान रखेगी। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट है, भारत सरकार ने इस रेल ट्रांसपोर्ट का जितना भी जिम्मा है, जितनी भी जिम्मेदारी है, वो रेलवे मिनिस्ट्री को सौंप रखी है। और रेलवे मिनिस्ट्री में रेल मिनिस्टर जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसको हमने बना दिया। अभी फिलहाल कौन है? श्री पीयूष गोयल। और आपकी जानकारी को बता दूं, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो रेलवे मिनिस्ट्री बनाई गवर्नमेंट ने और रेलवे ट्रांसपोर्ट का सारा काम इस मिनिस्ट्री को सौंप दिया। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी काम हैं, रेलवे के अंदर एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, बड़े बड़े अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करना, रेलवे को डील करना, पूरे देश में रेलवे का जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल करना, ये सारा इस रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन रहेगा। हर साल रेलवे मिनिस्टर रेल बजट, जो बजट है वो पास करेगा। आम बजट के अंदर रेलवे के लिए कितना पैसा रखा गया है वो बताएगा कि हम इस साल अपने रेलवे नेटवर्क को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, इतना खर्चा हम रेलवे के रिनोवेशन में करना चाहते हैं, इतनी नई रेलें लाई जा रही हैं, इतनी रेलें हटाई जा रही है, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, नॉर्मल जो लाइन है उसको इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सारे काम सरकार का एक विभाग देखता है और उस विभाग को बोलते हैं मिनिस्ट्री। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बेटा वो बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाती है और वो सारी जिम्मेदारी उस मिनिस्ट्री को दे दी जाती है। वो मिनिस्ट्री उस डिपार्टमेंट से संबंधित सारे जितने भी काम हैं वो अपने आप देखती है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है बेटा, हमने इसके बारे में चर्चा भी कर ली थी, इसके फीचर्स वगैरह पढ़े थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं इसकी मेरिट्स।
पेज नंबर 153 के ऊपर मेरिट्स हैं इजी फॉर्मेशन। सबसे पहले है इजी फॉर्मेशन। बनाना बहुत ही इजी है। क्यों? देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाने जा रही है, तो क्या गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी? अरे अपने ही डिपार्टमेंट वो बना रही है, अपने ही अधिकार में कोई चीज़ बना रही है, तो किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर से उस डिपार्टमेंट की जो स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो हो जाएगी। तो इनको फॉर्म करना बहुत ही ईजी है। गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही कोई ना कोई डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल क्या मतलब होता है कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये जो हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स पढ़ी हैं, इनके अंदर ट्रेंड ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू या एसएससी के एग्जाम के थ्रू। इनमें बड़े ही ट्रेंड ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं जो कि इसका कामकाज संभालते हैं। तो जब पढ़े लिखे लोगों के हाथों में किसी बिजनेस की बागडोर आएगी तो उस बिजनेस का जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो इफेक्टिवली होता है। उसके बाद बेटा इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। पब्लिक सेक्टर या जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो क्यों बनाई जाती है? ताकि गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। अब रेलवे डिपार्टमेंट से जितना मुनाफा होता है वो गवर्नमेंट की इनकम ही तो है। इसके बाद बेटा डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन में डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को गवर्नमेंट कोई ना कोई सहायता देती है। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, इनका सारा का सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है। इनमें अगर कोई लॉस हुआ उसको गवर्नमेंट रिकवर करेगी। तो जो टैक्स बर्डन है वो पब्लिक के ऊपर कम होता है, क्योंकि इन डिपार्टमेंट से होने वाली हानि गवर्नमेंट खुद ही कवर कर लेती है। फिर है इजी फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के द्वारा ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फाइनेंस किए जाते हैं। बजट में इनका पैसा पास होता है कि इस डिपार्टमेंट के ऊपर इतना पैसा साल में लगाया जाएगा। तो जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं रहती है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। चूँकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेपरेट मिनिस्ट्री बैठी हुई है, उस मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो सारा काम देखते हैं, तो कहीं पर भी इसमें झोलझाल होने की जो संभावना है वो नहीं होती है। इफेक्टिवली फाइनेंस का यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाता है। तो ये थे बेटा इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स आप लोग खुद पढ़ेंगे। इसकी जो डीमेरिट्स है वो आप खुद पढ़ेंगे। मैं करा रहा हूँ इसका यूटिलिटी। ये जो लिमिटेशंस हैं पेज नंबर 154 के ऊपर 7 लिमिटेशंस है, आप इनको पढ़ेंगे। और अगर जिस बच्चे को कोई भी हेडिंग समझ में नहीं आती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे कि सर आप उस हेडिंग का नाम लिख देना और बताना सर इसको एक्सप्लेन कर दो। मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दूंगा वॉइस मैसेज के द्वारा। मैं इसके सबसे लास्ट में आता हूँ पेज नंबर 154 के कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की यूटिलिटी क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर करना चाहती है और उसके लिए किसी बिजनेस को अपने हाथों में लेना जरूरी है तो बनाती है। अगर सीक्रेसी हमें मेंटेन रखनी है किसी बिजनेस में, तो अगर हमें पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई सर्विस देनी है तो, और अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करना हो किसी बिजनेस में प्रॉफिट की गारंटी के बिना, यानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो नहीं होंगे, तो ऐसे में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्थापित की जाती है। नेक्स्ट बेटा पब्लिक या स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की एक सेपरेट मिनिस्ट्री के अंडर बनाए जाते हैं। स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस अंडर ए सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक स्टेट असेंबली। जब गवर्नमेंट आपकी संसद के किसी कानून के द्वारा
कोई न कोई कॉरपोरेशन बनाती है उसे कहा जाता है पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग की गई थी। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है 1949, लेकिन ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट करवाता है, जो इंस्टीट्यूट CA का कोर्स करवाता है, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये भी पार्लियामेंट के एक सेपरेट एक्ट के तहत बना है और इसके ऊपर एक्ट लगता है 1949। यानी किसी सेपरेट एक्ट के तहत जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो अंडरटेकिंग्स हैं वो खोली जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए। इसके फीचर्स में यहीं से करवा रहा हूँ बुक में से, पेज नंबर 155 पे। सबसे पहले है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इनके एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है, ये फॉर्म हो जाते हैं। ओनरशिप इनकी पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों में होती है। मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं लोग, उनके द्वारा किया जाता है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो पब्लिक कॉरपोरेशन जनता से पैसा उधार ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं ले सकते, पब्लिक कॉरपोरेशंस ले सकते हैं। इसके बाद है अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती है वो, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ये अपनी रूल्स के अनुसार अपॉइंटमेंट करते हैं। इनके ऊपर ऐसा कोई गवर्नमेंट का कानून नहीं है, ये अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। इसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, ये जो कॉरपोरेशंस बने हैं, ये अपनी इच्छा से कोई एसेट परचेज कर सकते हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस कर सकते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर केस कर सकता है। इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो वर्ड होता है ना, ऑटोनॉमी, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है कि इनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप इन बिजनेसेस में नहीं होता है। ये अपनी इच्छा अनुसार अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, इसके मेरिट्स, लिमिटेशंस और यूटिलिटी ये आप सभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप पेज नंबर 156 तक अपने आप पढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी है तीसरा पार्ट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा जितना भी करवाया जाता है उसको प्रॉपर ईमानदारी से, प्रॉपर मन से पढ़े, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। कल को अगर मान लो ऐसी घटना आ गई दोबारा से कि +1 के आधार पर टेस्ट रिजल्ट बनेगा +2 का, तो +1 में आपकी परसेंटेज कम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बेटा।